हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और बेटा चलिए, आज है हमारे सेल का लेक्चर नंबर 11 और आज हमें अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड अप करना है। यानी कि जो लास्ट लेक्चर में हमने चालू किया था आज उसको बाइंड अप करना है और कोशिश करेंगे कि सेल वॉल भी कवर हो जाए। लग नहीं रहा है पर हाँ, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन, देन अपना आगे का लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या क्या बातें कवर कर ली थी। लास्ट क्लास में बेटा हमने आपको पढ़ाया था कि लिपिड का स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है। यानी कि जो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड की बायलेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ये एक्चुअली में बायलेयर कैसे होती है, कैसे लिपिड का मॉलिक्यूल पानी को अलग कर पाता है, अपनी हाइड्रोफोबिक टेल के थ्रू पानी को रिपेल कर पाता है, ये टेल कैसे बनती है और एक्चुअली में पूरे लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हमने आपको प्रोपेनॉल के थ्रू बताया था। 3 कार्बन का प्रोपेनॉल था जिसमें आपने फैटी एसिड्स की चेन जोड़ी थी और वो फिर लास्ट में एक फॉस्फेट जुड़ा था जिसने पोलर चार्ट डेवलप कर दिया था। उसने पोलर हेड बना दिया था, यानी हाइड्रोफिलिक हेड बना दिया था, और फैटी एसिड की टेल ने हाइड्रोफोबिक पार्ट बना दिया था। इसको कवर अप करने के बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये काफी थिन स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि ये नैनोमीटर में होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी थी ये तो पॉसिबल थी बेटा केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। अभी तक 1950s तक तो इसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो 1950s के पहले क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई काम नहीं किया गया? नहीं बेटा, बिल्कुल किया गया था। क्या किया गया था? 1920 के दौरान हमारे एक साइंटिस्ट थे ई गॉटर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन को जानने की कोशिश करी थी। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि केमिकल कंपोजिशन जानने के लिए हमने अपनी बॉडी के आरबीसी सेल को चुना था। उसका सिग्निफिकेंस भी बताया था कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आरबीसी के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है। बेटा मेम्ब्रेन बाउंड क्या, इमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैच्योर आरबीसी, याद रखिएगा, मैच्योर आरबीसी, इमेच्योर नहीं। इमेच्योर आरबीसी को डेवलप करने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियस, डीएनए कंटेंट, सारी ऑर्गेनल सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आरबीसी मैच्योर हो जाती है उसके अंदर से धीरे धीरे सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। खैर, इसको साइड में रखते हैं, मेन बात पे आते हैं कि हमने आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके उसकी मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस करी, जहां से हमें ये पता लगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें मेजर 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? इसमें लिपिड होता है, इसमें प्रोटीन होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया था। फिर उसके बाद हमने कहा कि केमिकल कंपोजिशन को पढ़ने के बाद जो मेन बात आई पढ़ने की वो थी हमारा लिपिड का मॉडल। और मॉडल कब प्रपोज हुआ? मॉडल प्रपोज हुआ बेटा 1950s के बाद। देखो, केमिकल एनालिसिस तो 1950s के पहले हो गई, पर जैसे ही 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमने क्या किया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ना चालू किया। ठीक है, उसकी स्टडी करना चालू किया। तो उसकी स्टडी के दौरान कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके मॉडल को बताने की कोशिश करी कि एक्चुअली में जो लिपिड में प्रोटीन कैसे अरेंज है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे अरेंज है, ये अलग अलग मॉडल लेके साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। हमने आपको बताया था कि डेनियल डेविडसन और रॉबर्टसन का मॉडल है, जिसका नाम केवल आप याद रखिएगा कि हाँ, इन लोगों ने भी मॉडल दिए, पर जो बेस्ट नोन मॉडल है वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 के दौरान। 1972 के दौरान सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया हुआ ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेस्ट नोन मॉडल इसलिए कहलाया जाता है बेटा, क्योंकि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर मतलब बड़ी ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और इनकी एक लाइन ने कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, इस लाइन ने सारे सवालों का जवाब दे दिए थे। यानी कि हमने जो भी चीजें सोची कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो सेल ग्रोथ कैसे करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी से ही पता लगा कि सेल में एक्सोसाइटोसिस कैसे हो रही है, एंडोसाइटोसिस कैसे हो रही है। ठीक है, यानी कि दो सेल के बीच में जंक्शन कैसे बन रहा है, ये सारी बातें एक ही बात से एक्सप्लेन हो रही थी, उनके द्वारा कही हुई कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। यानी कि ना तो वो सॉलिड होती है ना वो लिक्विड होती है, वो एक मैट्रिक्स टाइप का होता है, यानी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें प्रोटीन की पोजीशन को उन्होंने बताया कि लिपिड को आप मानिए एक ओशियन, और उस ओशियन में तैर रहे हैं आइसबर्ग, यानी बर्फ के टुकड़े। यही है बेटा हमारा प्रोटीन। और ये बर्फ के टुकड़ों के पास एबिलिटी होती है उस पानी में मूव करने की, लेटरली
ऐसे ही हमारे लिपिड में भी प्रोटीन के पास एबिलिटी है लेटरली मूव करने की, और प्रोटीन की इसी एबिलिटी को फ्लूइडिटी का नाम दिया किसने? हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने अपने मॉडल। ठीक है, बाकी इनने बताया कि मेम्ब्रेन का चूंकि क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, तो मेम्ब्रेन हमारी सेल ग्रोथ में मदद करती है, किसी भी चीज को सेक्रीट आउट करने में मदद करती है, एंडोसाइटोसिस में मदद करती है, एक्सोसाइटोसिस में मदद करती है, इवन सेल डिवीजन में मदद करती है। बेटा आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में जब डिवीजन होता है तो उसकी मेम्ब्रेन में फरो फॉर्मेशन हो जाता है, यानी बीच में फरो फॉर्मेशन हो जाता है, धीरे धीरे फरो डीप होती जाती है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, हमने माइटोसिस आप पढ़ोगे तो उसमें साइटोकाइनेसिस पढ़ोगे, साइटोकाइनेसिस में भी यही होता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है लास्ट में, तो ऐसे उसका भी डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने पढ़ ली थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अब जो नेक्स्ट बात पढ़नी है, यानी कि अब हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। अभी तक ये 5-7 मिनट का ज्ञान आपको पुरानी बातों से जोड़े रखने के लिए या पुराने लेक्चर को रिवाइज करने के लिए होती है। ठीक है बेटा, जिनको ये बातें थोड़ा बोर करती हूँ, ये लगता हो कि एक ही बात बार बार कही जा रही है, वो लोग कुछ नहीं, या तो चुपचाप आगे बढ़ जाइए, रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, कोई लाइव चल नहीं रहा, तो या तो आप आगे बढ़ जाइए या 2x की स्पीड पे लगा के इसको सुनिए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं। तो यहां तक का हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो बेटा इतनी देर से हम लोग एक ही बात पे चर्चा किए जा रहे हैं कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेस्ट नोन मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसने ये बता दिया कि प्रोटीन, लिपिड, इन सब की अरेंजमेंट एक्चुअली में होती कैसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पर इतनी देर से हम लोगों ने मॉडल तो पढ़ा, मॉडल एक्चुअली दिखता कैसा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल हमने दिया कैसा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था कि हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट, और उसमें प्रेजेंट प्रोटीन का नेचर समझेंगे और उसका फंक्शन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेटा जो हमारा सिंगर एंड निकोलसन साहब ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तो उनने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें लिपिड की बाय लेयर होती है, और ये जो आप रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये उस मेम्ब्रेन पे प्रोटीन की अरेंजमेंट है। ठीक है, हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल में लिपिड की एक बाय लेयर होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है हमारे लिक्विड्स को, और प्लस इसी मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन लगे हुए हैं, ये प्रोटीन की अरेंजमेंट है। आपको प्रोटीन की अरेंजमेंट में दो चीजें दिख रही होंगी, एक या तो प्रोटीन मेम्ब्रेन के आर पार है या मेम्ब्रेन के सरफेस पे लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और दिख रही होगी, ये ग्रीन कलर के डॉट्स, ये बेटा बना रखे हमने कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, ऐसे ही फॉस्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का लिपिड है जो कि कमी अमाउंट में सही पर हाँ पाया जाता है हमारी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको एक बार देख लेते हैं। यह है बेटा हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, ये हो गया हमारा प्रोटीन। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि हमने आपको बताया था कि इनके अनुसार, यानी कि जब केमिकल एनालिसिस करी गई थी तो मेम्ब्रेन में तीन चीजें पाई गई थी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो हमने प्रोटीन देख लिया, लिपिड देख लिया, अब कार्बोहाइड्रेट कहां गया। बेटा हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक शुगर या शुगर से बने कंपाउंड का एक ग्रुप है। ठीक है, तो शुगर की चेन यहां पर कहीं ना कहीं अटैच होगी, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं शुगर की चेन अटैच होगी। तो शुगर की जो चेन होती है बेटा वो दो जगह अटैच होती है। शुगर की चेन बेटा या तो आपकी इस प्रोटीन से आके अटैच होगी, समझ रहे हैं, या तो आपकी शुगर की चेन इस लिपिड से अटैच होगी। क्या बताया, शुगर की चेन या तो प्रोटीन से अटैच होगी या लिपिड से अटैच होगी। अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, शुगर चेन प्लस ये क्या है, प्रोटीन। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात बेटा यह है कि जब प्रोटीन से आके शुगर की चेन अटैच होती है तो इसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम दिया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और वहीं पर
जब यही शुगर की चेन प्रोटीन से ना जुड़ के लिपिड से जुड़ती है तो इसको नाम दिया जाता है बेटा ग्लाइकोलिपिड। क्या नाम दिया जाता है? ग्लाइकोलिपिड। बेटा हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग ऐसे ही यहां पे लिख लीजिएगा। शुगर की चेन है, लिपिड से अटैच होगी तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और यही शुगर की चेन जब प्रोटीन से अटैच होगी तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? जो बोर्ड में हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको बेटा एक बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो तो फिर आगे बताऊं इसकी डिटेल। तो बेटा जो अभी हम लोगों ने लिपिड का सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा उसमें तीन चीजें देखी। पहला हमने देखा क्या? लिपिड। दूसरा हमने देखा शुगर। और तीसरा हमने देखा उसमें प्रेजेंट प्रोटीन। तो तीनों के बारे में लिखते हैं कि सबसे पहली क्या चीज थी उसमें। सबसे पहले उसमें देखा हमने शुगर। शुगर बेटा क्या? F attach with lipid called glycolipid and F attach with protein called glycoprotein। इतनी बात समझ में आई? जब हमने पहला शुगर देखा तो शुगर में हमने देखा कि शुगर अगर लिपिड से अटैच हो रही तो ग्लाइकोलिपिड बोला, और वहीं प्रोटीन से अटैच हो रही तो ग्लाइकोप्रोटीन बोला। देन बेटा नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी? नेक्स्ट चीज हमने देखी लिपिड। लिपिड में क्या देखा? लिपिड में जो बेटा हमारा मेजर लिपिड था वो था फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मेजरली प्रेजेंट, but some amount of cholesterol also present। कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा? लिपिड ही है। मेजरली जो लिपिड पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, बट कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ठीक है। और फिर बेटा हमने नेक्स्ट क्या देखा? नेक्स्ट हमने देखा यानी थर्ड नंबर पे प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन बेटा प्रेजेंट तो होता है यहां पर। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्यों प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बेटा हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो मेनली तीन काम करता है। प्रोटीन मेक्स चैनल कैरियर्स और रिसेप्टर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस across the membrane। क्या पढ़ा बेटा हमने? कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस प्रोटीन का मेन काम होता है चैनल कैरियर या रिसेप्टर्स बनाना। बेटा हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने देती है। ठीक है। तो अब ये जो सिलेक्टिव चीजें अंदर आ रही हैं ये कैसे आएंगी? या किसी ना किसी चीज के तो थ्रू आएंगी। ये चैनल्स या रिसेप्टर के थ्रू आती हैं, और वो चैनल कौन बनाता है? हमारा प्रोटीन। तो बेटा ये तीनों चीजें हमारी कहां प्रेजेंट थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अब प्रोटीन की थोड़ी सी डिटेल और है जो आगे हम आपको बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं।
तो बेटा ये जो हमारे सिंगर एंड निकोलसन साहब थे, इन्होंने अपने मॉडल में प्रोटीन की पोजीशन को मतलब दिखाने की कोशिश करी थी। तो हमने देखा कि प्रोटीन दो तरीके से प्रेजेंट था, या तो वो मेम्ब्रेन के आर पार था, या वो मेम्ब्रेन के पेरिफेरल पोजीशन पे यानी सरफेस पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो अब जो हमें प्रोटीन में बात पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? हमारी बेटा एनसीईआरटी इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करती है, ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction, protein are of two type. एनसीईआरटी कहती है बेटा कि हम मेम्ब्रेन से प्रोटीन को कितनी इजीली निकाल सकते हैं, हम मेम्ब्रेन से प्रोटीन को कितनी इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। इस बेसिस पे प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोटीन को। इस बेसिस पे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन दो तरीके का होता है। पहला होता है बेटा पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन। पहला क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो बेटा इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये मेम्ब्रेन के आर पार होता है, यानी कि इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये बरीड है। बरीड मतलब धसा हुआ होना, बरीड समझते हो, धसा हुआ होना। तो बेटा ये दो तरीके से, रिवाइंड करो, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसको फिर से देखो। तो जो हमने बरीड बनाया है यानी जो प्रोटीन हमने बनाया है वो दो तरीके से बनाया है। एक तो मेम्ब्रेन के वो पूरा आर पार हो गया है और एक वो हाफ बरीड है यानी आधा घुसा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये दो तरीके का होता है, हाफ बरीड और फुली बरीड। जो फुली बरीड होता है वो मेम्ब्रेन के आर पार हो जाता है और जो हाफ बरीड होता है वो मेम्ब्रेन के बीच तक ही रहता है। और तीसरे नंबर पे क्या है? पेरिफेरल, केवल सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला है पार्शियली बरीड, पार्शियली या हाफ बरीड, और दूसरा है फुली बरीड। इतनी बातें समझ में आई बेटा? हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया और इसमें बताया कि इसमें तीन चीजें हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की चेन। शुगर की चेन अगर लिपिड से जुड़ी होगी तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, शुगर की चेन अगर प्रोटीन से जुड़ी होगी तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। प्लस जो इसमें लिपिड होता है वो लिपिड मेजरली कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड, पर हाँ कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल जाता है। तीसरी बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन बेटा तीन तरीके से प्रेजेंट होता है, या तो वो सरफेस के पेरिफेरल पोजीशन पे होगा, या हाफ बरीड होगा, या फुली बरीड होगा। तो एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट हो, यहां क्या लिख लोगे? प्रेजेंट एट सरफेस। और बाकी जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो कैसा होता है? पार्शियली बरीड होता है या फिर फुली बरीड होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? अब एक बात पे गौर करना, इतनी देर से हम लोगों ने केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करी है, फंक्शन को नहीं। जबकि हमें करना क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनल की फंक्शन को स्टडी करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनल का हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर फंक्शन पढ़ते हैं, देन हम लोग आगे नेक्स्ट ऑर्गेनल में मूव करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है, तो अब किसकी बारी है? फंक्शन को स्टडी करने की है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की तरफ। तो अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है बेटा? बड़ी आसानी सी बात है। जैसे कि हमने सेल वॉल का मेन फंक्शन पढ़ा रखा था कि सेल वॉल प्रोटेक्शन में मदद करती है, ऐसी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सिलेक्टिव परमिएबल होती है, कुछ सिलेक्टिव चीजों को आने देती है। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये जो चीजों का आवागमन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? चीजों का ट्रांसपोर्ट कराना। तो इसको ही लिख लेते हैं पहले बेटा। इसका मुख्य फंक्शन बोला जाए या इसका मेन फंक्शन बोला जाए, यही है, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is to transport the substance from outer to inner environment। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? पहला लाइन तो ये हो गई, दूसरी, दिस ट्रांसपोर्टेशन occurs in two manner। बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रही है ये दो तरीके से करती है। एक तो होता है बेटा इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट, एक क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट। और दूसरा होता है बेटा इसमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब सेल में किसी चीज की क्रूशियल नीड हो, सेल को किसी चीज को अपने अंदर लेना हो, वो कोई सॉलिड पार्टिकल हो या वो कोई लिक्विड चीज हो, बल्क में किसी अमाउंट को इंगल्फ करना हो, तो ऐसे टाइम पे जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट शो करता है उसको बल्क ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है। पर जब मेम्ब्रेन किसी चीज को स्पेसिफिकली अंदर ले रही हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अंदर ले रही हो या किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अपने अंदर से बाहर भेज रही हो, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट क्या है। तो पहला जो बेटा हम लोगों को देखना है वो क्या है? बल्क ट्रांसपोर्ट। ये जो बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम थोड़ा एक डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ये जो बेटा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने अंदर ले लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको इंगल्फ कर लिया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये रैंडम कोई भी सब्सटेंस है। अब ये जो सब्सटेंस है बेटा, ये आपका लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस को इंगल्फ कर रही है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। अब ये जो बेटा इंगल्फिंग है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सब्सटेंस को अपने अंदर ले रही है, इसको बोलते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस।
सेल के अंदर किसी चीज को इंगल्फ कर लेने की प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि ये जो एंडोसाइटोसिस है ये भी दो तरीके की होती है। एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके की होती है। पहली होती है बेटा फैगोसाइटोसिस, और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। समझे? हमने क्या बताया कि किसी भी चीज को बल्क में इंगल्फ कर लेने की प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। हो किसके थ्रू रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसीलिए तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि यहां पर चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये दो तरीके से हो रहा है, या तो बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो पहला ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ने की कोशिश करी है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में चीजों को एक साथ इंगल्फ किया जाता है या एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, तो अगर चीजों को इंगल्फ किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जिस सब्सटेंस को इंगल्फ किया जा रहा होगा वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। तो अगर बेटा सब्सटेंस सॉलिड नेचर का है और एंडोसाइटोसिस चल रही है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जब सेल किसी सॉलिड चीज को इंगल्फ करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब हो गया? इंगल्फ सॉलिड मटेरियल। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस का क्या मतलब हो गया? वही बेटा इंगल्फ लिक्विड मटेरियल। यानी कि सेल अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को इंगल्फ कर रहा है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और सेल अगर किसी लिक्विड चीज को इंगल्फ कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस का एग्जांपल आपको कोई पता है? बिल्कुल बेटा, बड़ा ही एक कॉमन सा एग्जांपल है हमारे शरीर में पाए जाने वाले मैक्रोफेज सेल। ये मैक्रोफेज सेल जिनको हिंदी में भक्षण कोशिकाएं बोलते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके बैक्टीरिया मतलब आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं उन बैक्टीरिया को पकड़ के खा जाते हैं। यानी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे मैक्रोफेज सेल बॉडी में अटैक करने वाले बैक्टीरिया को पकड़ के खा जाते हैं। बल्कि न केवल बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में जो सेल्स डेड हो रही हैं, जैसे आप आरबीसी को ले लो, आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज होती है, उसके बाद वो मर जाती है। तो मर कैसे जाती है? वो मर नहीं जाती है, यही मैक्रोफेज सेल पकड़ के उसको खा जाते हैं। तो अब आरबीसी एक सेल है, सेल को पकड़ के खाया, यानी कि बल्क में किसी चीज को अंदर लिया, तो क्या ये एंडोसाइटोसिस है? एंडोसाइटोसिस है। अब आरबीसी कोई सॉलिड मटेरियल था, बिल्कुल, तो क्या ये एंडोसाइटोसिस का फैगोसाइटोसिस होगा? फैगोसाइटोसिस होगा। इसीलिए तो मैक्रोफेज को फैगोसिटिक नेचर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाले मैक्रोफेज सेल फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, यानी किसी भी चीज को खा जाते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं किसी सॉलिड चीज को। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल में ऐड कर लीजिएगा मैक्रोफेज सेल। तो बेटा आप लोगों को बल्क ट्रांसपोर्ट समझ में आया? ऐसे ही बेटा सेम अभी क्या किया, अभी हमने किसी सब्सटेंस को इंगल्फ किया है तो एंडोसाइटोसिस बोला। अब यहीं अगर सेल किसी चीज को एक्सक्रीट करे तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। आप सबको लास्ट क्लास में बताया था ना कि अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर सारी डेड चीजें होती हैं या बेकार चीजें होती हैं, तो वैक्यूल उस चीज को सेल के बाहर फेंकेगा। तो सेल के अंदर से अगर कोई चीज बाहर फेंकी जा रही है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस दोनों ही किसमें आते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट में। वो किसके थ्रू रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को पढ़ा जाए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना अगला पढ़ते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है समझा जाए। सपोज बेटा ये आपकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सपोज ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सब्सटेंस का यहां पर ही मूवमेंट होगा, या तो किसी चीज को अंदर ले रही होगी या किसी चीज को बाहर फेंक रही होगी।
अगर वो सब्सटेंस बल्क में है तो बल्क ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में आ जाएगा। पर अगर वो कोई सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर वो कोई सिंगल मॉलिक्यूल है जिसको मेम्ब्रेन को अंदर बुलाना है, तो क्या वो बल्क में आएगा? नहीं, तब वो किस में आएगा? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में आएगा। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है कि आप जिस मॉलिक्यूल को अंदर बुलाना चाह रहे हो वो तो किसी भी नेचर का हो सकता है, समझ रहे हो? वो लिपिड नेचर का भी हो सकता है, वो पोलर नेचर का भी हो सकता है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। जैसे आपको पानी में पानी मिलाना है तो कोई एनर्जी लगेगी क्या? नहीं, पानी में पानी डाल दिया, दूध में दूध डाल दिया या दूध में पानी डाल दिया, आराम से मिल जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा है ना केमिस्ट्री में कि समान स्तर वाली चीजें आपस में तुरंत मिल जाती हैं बिना किसी एनर्जी के। तो ये लिपिड की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये लिपिड अपने अंदर किस चीज को अलाउ करेगा आसानी से? जो लिपिड नेचर का हो। अगर इसको कोई मॉलिक्यूल अंदर बुलाना है और वो मॉलिक्यूल भी लिपिड नेचर का है, तो उसको कोई एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी क्या अंदर आने के लिए? नहीं, वो तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर आ जाएगा। एक मिनट, किसको नहीं पता कि डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें अगर मूव कर रही हैं बिना किसी एनर्जी के, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन क्या होता है? आपने डीओ लगाया, डीओ क्या होता है? एक सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके भर दिया जाता है। जैसे ही आप नोजल को ओपन करते हो तो वो गैस पूरे प्रेशर से बाहर आती है, यही तो होता है ना? तो प्रेशर से बाहर क्यों आई? क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाहर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मॉलिक्यूल फोर्सफुली मूव करते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है बिना किसी एनर्जी के, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो अगर लिपिड की मेम्ब्रेन में कोई लिपिड का ही मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो इसको किसी एनर्जी की नीड पड़ेगी क्या? नहीं, इजिली आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि सपोज यहां पर हमारे पास कोई नॉन पोलर या इसी को क्या बोल सकते हैं? स्टेरॉइड नेचर का स्टेरॉइड नेचर के क्या होते हैं? हमारे सेक्स हार्मोन्स, या इसी को क्या बोल सकते हैं? लिपिड नेचर का। बहुत चीजें हो गई, कंफ्यूज हो गया बाद। नॉन पोलर, स्टेरॉइड नेचर, लिपिड नेचर, सेक्स हार्मोन तो एग्जांपल हो गया। समझना बेटा, सेल को जिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अंदर लेना है, अगर वो नॉन पोलर है यानी कि वो लिपिड नेचर का है या वो स्टेरॉइड नेचर का है, जैसे कि हमारे सेक्स हार्मोन, तो इसको अंदर लेने के लिए इसको कोई भी एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ती और इनफैक्ट किसी भी तरीके के चैनल या कैरियर की नीड नहीं होती है। अभी हम लोगों ने 10 मिनट पहले पढ़ा कि ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्रोटीन चैनल, कैरियर या रिसेप्टर बना रहा होता है चीजों को अंदर बुलाने के लिए। किसी भी प्रकार की चैनल की नीड नहीं होती है इस टाइप के सब्सटेंस को अंदर बुलाने के लिए, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लग जाता है। लिपिड की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड नेचर का ही मॉलिक्यूल है, तो ये इजिली डिफ्यूज करके अंदर आ जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि सच मॉलिक्यूल कम इनसाइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, इफ मॉलिक्यूल इज ऑफ लिपिड नेचर then it does not require any channel or energy। क्या लिखेंगे? it
मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन, इट मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्या पढ़ा कि अगर कोई लिपिड नेचर का, स्टेरॉइड नेचर का सब्सटेंस है और उसको सेल के अंदर आना है, यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना है, तो उसको किसी भी प्रकार के चैनल की नीड नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार के एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी। केवल नीड किसकी पड़ेगी? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। यानी कि इस सब्सटेंस का बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, अंदर कम होना चाहिए, तभी ये बाहर से अंदर आएगा। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? डिफ्यूजन का मतलब ही होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो यहां पर हमने लिखा कि इफ मॉलिक्यूल इज ऑफ लिपिड नेचर देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी चैनल और एनर्जी, इट मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। समझ गए? अब अगला पढ़ते हैं कि ये तो हो गया उनकी बात जो नॉन पोलर हैं या लिपिड नेचर के हैं, पर कुछ पोलर भी तो होते होंगे, कुछ पोलर भी। तो पोलर क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है? सोडियम है, हमारा पोटेशियम है, हमारा ग्लूकोज है। ये जो बेटा इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हैं? पोलर नेचर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बेटा अंदर आने के लिए चैनल्स की नीड पड़ती है। जैसे सोडियम को अंदर आना है तो मेम्ब्रेन में पर्टिकुलर सोडियम का चैनल होगा। अगर सोडियम का चैनल नहीं है तो सोडियम की मजाल नहीं है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाए। इसीलिए तो मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल बोला जाता है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कि जिसको मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगी कि तुम अंदर आ सकते हो, वही अंदर आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। तो मेम्ब्रेन सिलेक्ट कैसे करेगी? भाई मेम्ब्रेन के पास जिसके चैनल होंगे उसी को अंदर बुलाएगी। भाई आपके घर में कौन आ सकता है ये आप ही तो डिसाइड करोगे, और आप किसको अंदर आने दोगे? जो आपका परिचित हो। अपरिचित व्यक्ति को आप अंदर क्यों आने दोगे? तो मेम्ब्रेन के पास जिस मॉलिक्यूल का चैनल होगा या जिसका कैरियर होगा, वो केवल उसी मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी अपने अंदर आने के लिए। और ये चैनल और कैरियर बने किसके होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना भाई? यानी कि यहां पर मेम्ब्रेन पे यहां पर क्या बना हुआ है? सोडियम चैनल, और इसी सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आ गया। तो क्या पढ़ा कि ये जो मॉलिक्यूल्स अंदर आने हैं, जिन मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होना है, वो या तो नॉन पोलर नेचर के होंगे, तो वो इजिली सिंपल डिफ्यूजन से अंदर आ जाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये किस प्रोसेस से अंदर आ रहे हैं? ये भी बेटा डिफ्यूजन से ही आ रहे हैं, पर इनको डिफ्यूज करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत है, हमें यहां पर चैनल की नीड पड़ रही है। तो इस टाइप के डिफ्यूजन को बोला जाता है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप बताओ, क्या इनको अंदर आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी बेटा। इनको भी अंदर आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? शब्द ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हमने कहा कि ये सारे मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन के अंदर आ तो सकते हैं, पर तभी आ सकते हैं जब इनके स्पेसिफिक चैनल प्रेजेंट हो। अब चैनल मान लो सोडियम का है तो सोडियम आ सकता है। तो सोडियम को आने के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी बेटा, क्योंकि यहां पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है और यहां पर सोडियम का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सोडियम आ जाएगा। बस एक चीज ऐड हो गई कि यहां पर उसको चैनल की नीड पड़ने लगी। ठीक है? तो यहां पर हम लाइन ऐड किए दे रहे हैं, इफ डिफ्यूजन is occur with the help of channel, then it is called simple diffusion. सॉरी, सिंपल डिफ्यूजन तो वो है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
क्या यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, नो एनी एनर्जी रिक्वायर। अगर बेटा किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसमें एनर्जी की नीड नहीं पड़ रही है, तो ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसको यहां पर अलग से हम लिखे दे रहे हैं। क्या बोला कि इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस does not require any energy, then it is called passive transport। अगर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें कोई भी एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ रही है, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब आप बताओ कि ये जो हमारा लिपिड नेचर का हार्मोन था, या ये जो नॉन पोलर नेचर का हार्मोन था, इसको अंदर लाने के लिए, या इस पोलर नेचर के सोडियम को अंदर लाने के लिए कोई भी हमने एनर्जी खर्चा करी? कोई एनर्जी खर्चा नहीं करी। तो क्या ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बेटा हम लोगों ने स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को पढ़ते पढ़ते अपना एक और टॉपिक क्लियर कर लिया जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा, पर हम लोगों ने उसको यही समझ लिया। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन अगर बिना किसी सपोर्ट के हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जैसे लिपिड का मॉलिक्यूल, लिपिड का मॉलिक्यूल था, लिपिड की मेम्ब्रेन थी, बिना किसी सपोर्ट के अंदर आ गया चुपचाप, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ गया, तो इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। पर यही अगर पोलर मॉलिक्यूल है और अंदर अभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही आ रहा है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहा है, पर चैनल की नीड पड़ने लगी, तो इस टाइप के डिफ्यूजन को बोलेंगे बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन के लिए किसी सब्सटेंस की नीड पड़ रही है, डिफ्यूजन कराने के लिए हमें किसी चीज की नीड पड़ रही है, तो उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद क्या रखना है? चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, एनर्जी दोनों में ही नहीं लगती, तो दोनों ही किस टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इतनी बातें समझ में आई। अब बेटा एक लास्ट चीज और है, उसके बाद हमारा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट भी खत्म, और इसी के साथ साथ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाएगी। तो इतना नोट कर लीजिए। तो फिर इस लाइन को मैं रफ कर रहा हूं और एक और चीज बता रहा हूं। अब बेटा एक केस और बनता है कि सपोज किसी मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाना है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाना है, पर बाहर उसका कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझे? आप पोटेशियम का एग्जांपल ले लो। हम कह रहे हैं कि इस पोटेशियम को जो है हमें अंदर लाना है, ठीक है, तो ये अंदर कब आएगा? जब बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर कंसंट्रेशन कम हो, तभी ये बाहर से अंदर आएगा। पर ऐसा है नहीं, है क्या? बाहर इसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके बावजूद हमें पोटेशियम को अंदर लाना है। अभी तक जितना भी मामला चल रहा था वो कैसे चल रहा था कि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है, तो वो इजिली ऊपर से नीचे आ गया। अब अपोजिट है। अब क्या? अभी तक अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम चल रहा था और अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम चल रहा है। बेटा शब्दों को समझने की कोशिश करना, एनसीईआरटी शब्दों में खेलती है, टॉपिक वही होता है, सारी सिंपल बातें होती हैं, पर वो शब्द ऐसे यूज करती है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना, डिफ्यूजन। पर अगर लो कंसंट्रेशन से हाई में मूव कराया जाए जबरदस्ती, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे? अब बेटा जब ऐसी चीजें होती है ना, तो अब एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। सपोज एक कोई ढलांग है, ढलांग में ऊपर से तुमने एक पहिया छोड़ा, तो पहिया ढलांग से सीधा नीचे आ जाएगा बिना किसी एनर्जी के।
पर हम कह रहे हैं कि अब ढलान यही है, पहिया भी यही है, पर पहिए को नीचे से ऊपर चढ़ाना है, तो भैया एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जब तुम नीचे से पहिए को ढकेलोगे तभी तो ऊपर चढ़ पाएगा, अपने आप तो भाग नहीं जाएगा। पर पहले क्या था, पहले बिना एनर्जी के वो नीचे आ रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो बिना एनर्जी के नीचे आ रहा है। पर अगर लो से हाई में भेजना हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को जिसमें एनर्जी देनी पड़े अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट चल रहा है इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसको समझ लिया जाए। देखो भैया क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस मूव अगेंस्ट द concentration gradient is that from low to high concentration, then it require, बेटा हमें लग रहा है कि ये लाइन यहां दिखेगी नहीं, इसको हम बगल में लिख रहे हैं, इतनी यहां पर देख लेना, फिर यहां पर लिख रहे हैं देन दिस सब्सटेंस रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट। दिस is called active transport। समझे बेटा, सब्सटेंस अगर हाई से लो में आ रहा है बिना किसी चैनल के आ रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट कैसा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, एनर्जी नहीं लग रही। अगर हाई से लो में आ रहा है, चैनल की नीड पड़ रही है पर एनर्जी नहीं खर्चा हो रही है, तो क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा जा रहा है, तो इसमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी कि नहीं, बिल्कुल लगेगी। तो यहां पर ब्रैकेट में आप लोग क्या लिख लेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी, स्वाहा, खत्म। बेटा यहां से हमारा खत्म हो गया मेम्ब्रेन का फंक्शन भी, और साथ में पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। हमने आपको पहले ही थोड़ा सा वार्न किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें मॉडल्स भी समझाने होते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन भी समझाना होता है, फिर उसके बाद क्वासी फ्लूइड नेचर को भी बताना होता है, देन लास्ट में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताने के साथ साथ, ट्रांसपोर्ट बताने के साथ साथ, बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को बताने के साथ साथ, यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दी एंड होता है, और नेक्स्ट ऑर्गेनल चालू होगा हमारा द सेल वॉल। अब सेल वॉल को इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही उठाएंगे। कितने लेक्चर हो गए, 11 लेक्चर हो गए सेल के, है ना। मे भी ये 15-16 लेक्चर तक पहुंचेगा, पर कोई नहीं, एक बार पढ़ना है ना, और एक बार ऐसा पढ़ना है कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। बेटा छोटी सी जिंदगी है, सिलेबस को 10 बार पढ़ के क्या फायदा भैया, टाइम वेस्ट क्यों करना है। सपोज आपको नीट देना है, आप 10th क्लास में हो, तो 10th 11th 12th का सिलेबस आएगा, आता कि 11th 12th का है, पर 9th 10th का ही सिलेबस तो 11th 12th में रिपीट होता है। तो अगर बेस नहीं बना है तो फिर 11th 12th क्या समझ में आएगा। तो अब ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको 8th में देखने को मिल जाएगा सेल, या आपको 10th में देखने को मिल जाएगा। आईसीएसई बोर्ड में तो 10th में एज अ रीडिंग चैप्टर दे रखा है, आएगा तो नहीं, फिर 11th में देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप सिलेबस अपना कवर कर रहे हो, ये ऑलरेडी बेटा बहुत ज्यादा है। 11th 12th में एनसीईआरटी का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है,
तो एक चैप्टर को 10 बार पढ़ो, इतना तो अपने पास टाइम ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है ना, वेस्ट करना है अपने को। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय भी तो करना है कि जीवन भर पढ़ते रहना है। नहीं बेटा, ये सब एक बार पढ़ के खत्म करो, बार बार सीखने वाली चीजें नहीं है। एक बार 15 लेक्चर सेल के किए, सेल पूरा आ गया, एनसीईआरटी की रीडिंग मारी, बस खत्म। इसके बाद चाहे कंपटीशन में बैठना हो, नीट देना हो या बोर्ड का पेपर देना हो, कहीं से पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, तो एक बार हिम्मत बांध के इन 15 लेक्चरों को कंप्लीट करिए जो आपके सेल के होंगे, और फिर मैजिक देखिए कि आपसे सारे क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हो सकेगा तो इसका एक हम समरी लेक्चर भी डालेंगे जिसमें हम पूरे सेल को वर्बली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वो पॉडकास्ट के तरीके हो जाएगा कि आप बस लीड लगाएं, सुनते रहें कथा की तरीके, हम यहाँ बकते रहेंगे, धीरे धीरे पूरा चैप्टर हम बोल के खत्म कर देंगे, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, एंजॉय।